दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड एंड सब ठीक ठाक। चलिए तो बात करते हैं आज मार्केट के बारे में, और खास करके एक अलग से सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है ओवर द टाइम, और वो है क्या है? बैंकिंग सेक्टर। यस। आगे जाने से पहले गाइस, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एंड वेलकम एवरीवन। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि मार्केट काफी हद तक नो रिकवर हो रहा है, लेकिन यहाँ एक सेक्टर जो काफी हद तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो है यू कैन से दैट बैंकिंग सेक्टर। यस पवन, गोपाला, आयुष, सुमी, भूषण, दिनेश भाई, रीटा, वेलकम वेलकम। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और क्या क्या चीजें आपको संभल के देखना है एवरी टाइम वेन एवर यू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। बिकॉज क्या होता है कि ये सेक्टर एक ऐसा है कि मैक्सिमम इंडेक्स अगर आप देखेंगे 35% से मोर बैंकिंग इंडेक्स का ही है। यानी आप निफ्टी में अगर बड़ी मूवमेंट चाहिए तो आपको बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, और ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यहाँ से क्या परफॉर्म करेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड बैंकिंग सेक्टर इन मच मोर एट अ डिटेल लेवल, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए आज हम लोग वो डिटेल में बात करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। चले। तो बैंकिंग सेक्टर एक तरह से बैकबोन है, जैसे हमें सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। एंड ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर ने काफी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ये सेक्टर जब भी आप एनालाइज करते हो ना, यू हैव टू बी लिटिल बिट डिफरेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस सेक्टर। ओके, ये सिंपल ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी, वैसा नहीं। यहाँ सब टर्मिनोलॉजी अलग होती है। आज हम लोग सभी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग सेक्टर को एनालाइज करते हैं और स्टॉक पिक करते हैं। ओके। तो जैसे हम, आपको पता है कि हम लोग जो रिकमेंडेशन सर्विस जो देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, वे हैव मोर देन 4,000 मेंबर्स। और जो बाई सेल का रिकमेंडेशन, मेरी खुद की रिसर्च टीम है, कंसीजन और चार्टर अकाउंटेंट, सेबी रेगुलेटेड है हम लोग, एमएस सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। तो हम लोग ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा, और वो चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यस, रेडी फॉर दैट? देन जस्ट टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। BIO इन द चैट बॉक्स। ओके। चलिए नाउ बात करते हैं एक एक चीज़ों पे। लेट मी ओपन द 1 मिनट, आई जस्ट ओपन द स्क्रीन सो बेटर है, आपको पता चलेगा। तो देखिए, हमें जैसे पता है कि बैंकिंग सेक्टर, लास्ट लास्ट बाय द वे लास्ट सेशन अपना NBFC सेक्टर का था। तो NBFC सेक्टर में हम लोग बहुत डिटेल में बात की थी, तो वो भी हमने पब्लिश कर दिया है गाइस। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो हमें support@catapan.in में मेल कर दीजिएगा। विल सेंड NBFC सेक्टर का सेशन का लिंक भेज देंगे, जिससे आपको और पता चले। बाय द वे, दिवाली ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन तो भी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और आज बैंकिंग सेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों ले रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको तिजोरी फाइनेंस और स्क्रीनर से बताता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको और डिटेल में पता चलेगा कि ना किस तरह से एनालाइज करना है एंड एवरीथिंग। ओके। देखिए, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर है ना, अलग सेक्टर है। तो उसको आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे नहीं होता है। इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, इसमें NPS होती है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है, सभी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। लेकिन आप पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, 3 या 5 साल से, ओके, तो आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ कि यहाँ है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया है कंपेयर टू इन लास्ट 3 इयर्स, कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। ओके। तो जस्ट टू शो यू हियर, ये देखो TGA बैंक है, तो बैंकिंग ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो, नहीं यहाँ से नहीं, आई थिंक यहाँ दिस इज द बेटर वे टू शो इट टू यू। जस्ट टू शो यू 1 मिनट। यस, तो अगर हम लोग 3 साल का लेंगे, यहाँ मैंने ऑलरेडी सभी बैंक्स रखे हुए, ये तिजोरी फाइनेंस में यूज कर रहा हूँ, वो आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू एनालाइज द स्टॉक। यहाँ मैंने सभी बैंक्स डाल के रखे हैं, तो टाइम सेव हो इसलिए मैं ये आपको बताने के लिए। अगर आप देखेंगे तो पीछे 3 साल का रिटर्न देखेंगे, तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? ये गाइस, आपको ये दिख रहा है गाइस? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
तो आप देख रहे हैं कि पीएनबी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 184%। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा 84%, एसबीआई 58%, और बाद में सब प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी एक्सिस और वो सब। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? द रीजन इज सिंपल, क्योंकि जो एनपीए के इश्यूज थे बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। ओके, जस्ट टू शो यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। और यहाँ मैं रेशियोज की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे ये ग्रॉस एनपीए होता है, तो एनपीए क्या होता है? एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, जहां आपको कहते हैं ना, आपने लोन दिए लेकिन लोन के पैसे वापस नहीं आ रहे, इन सिंपल भाषा में एनपीए कहते हैं। गाइस, मैं एक एक टर्मिनोलॉजी में थोड़ा आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चेक करना है, फिर आप और डिटेल में आप जाके खुद चेक कर सकते हो। तो एनपीए की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखिए कि ओवर द इयर्स किस तरह से एनपीए रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का देखो, ये 11.2% एनपीए था, बहुत ही हाई था। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.7, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.49, यानी सभी है। और सबसे कम किसका था? एचडीएफसी बैंक 0.4%, कोटक महिंद्रा बैंक 0.9%। तो ऑलरेडी अगर आप 2018 की बात करें, यानी 6-7 साल पहले, ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक ऑलरेडी कहते हैं ना सबसे ऑप्टिमम लेवल पे चले थे, इसलिए उनका रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा था तब तक। ओके, बाद में आप देखो कि किस तरह से एनपीए कम हुए। पंजाब नेशनल बैंक का अभी अगर इस लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, तो आप देखिए कि इनका कितना हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए हो गया है 0.38, बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.6, एसबीआई का 0.47। यानी आप सोचो कि 11.2 से 0.38 होगा, यानी कितना डाउन हो गया। इसलिए क्या हुआ है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सडनली जंप हो गई, क्योंकि अगर आपके एनपीए कम हो जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जंप होगी। और इसलिए स्टॉक मैंने जैसे आपको वो ये चार्ट में दिखाया है, क्यों आपका पंजाब नेशनल बैंक क्यों सबसे ज्यादा भागा है, क्योंकि उनके ही एनपीए सबसे कम, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले 3 साल में ज्यादा जंप आया है, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और मैंने तो कुछ ही नाम लिए, मैंने पूरा बास्केट नहीं दिखा है क्योंकि बहुत सारी बैंक्स हैं। लेकिन आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि क्यों ये बैंक ज्यादा भाग रहे हो, क्यों प्राइवेट बैंक इतना भाग, देन जस्ट वाई फॉर यस, पिछले 3 साल में अगर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक लेके रखे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। ओके, जस्ट हैव वाई फॉर यस, इफ यू गॉट माय पॉइंट। तो ये चीज ये हुई है। और इसलिए बोलते हैं ना कि जब आपकी अर्निंग में सुधार आती है ना, जब आपकी अर्निंग, गाइस यू गॉट दिस पॉइंट, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो जब आपकी अर्निंग में सुधार आते हैं ना, मार्केट आपको एक बड़ा फैक्टर, बड़ा बेनिफिट देता है, और वही उनके स्टॉक प्राइस में दिखा है। करेक्ट। अभी आप बोलोगे कि तपन क्या ये तो आप बोल रहे हो कि 0.3 0.4 आ गया, 0.3 आ गया ना, इतना इतने लेवल पे आ गया। यस, यस सुमिल, माला, महेश, रोहन, तो क्या ये यहाँ से भी और जा सकते हैं नीचे? वेल देखिए, ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे आ चुका है। ओके, इससे नीचे और क्या जाएगा? ठीक है, जीरो तो नहीं हो सकते। तो वो एक चीज हो गई कि जो एनपीए के वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी जंप होने वाली थी पीएसयू की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है कि आप एनपीए देखो सब लेवल पे है, लेकिन जो एक मैं बात बताऊं कि अगर आपको कोई भी बैंक देखनी है ना, तो उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ऑलरेडी मैं कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर अभी भी देखेंगे, तो ये करंट सीएनपी डिवाइड बाय प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका जो बुक वैल्यू है करंट मार्केट प्राइस से कितना, यानी डिवाइड करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कितना, कितने टाइम ज्यादा है। ओके, नॉर्मली नॉर्मली अगर वो 1 के नीचे होता है तो बहुत अच्छा होता है। ओके, 1 तो बेस्ट होता है। तो पहले एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल, वो है ना 0.6 0.7 के लेवल पे थे, बहुत ही कम थे। क्यों? 5-6 साल पहले, क्योंकि उनके एनपीए ज्यादा थे। आप समझ रहे हो? तो एक मिनट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको तो चार्ट से बताऊंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पंजाब नेशनल बैंक ले लेते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। और इसमें यहाँ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू दिया हो तो देख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये देखो 2023 तक ये वन 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 कहाँ है, देखो ये वन कब आया, जनवरी 2024, अभी 25 आ रहा है। उससे पहले ये वन के बुक के वैल्यू पे रेशियो पे चल रहे थे, यानी बहुत ही सस्ते थे। जबकि तब एचडीएफसी बैंक और वो सब ऑलरेडी 2.3 2.5 के आसपास थे, ऑलमोस्ट थ्री था। एचडीएफसी बैंक तो अगर आप देखोगे, तो ये एचडीएफसी बैंक का ये मैं बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक अगर उसी टाइम पे अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे, तो ये ऑलरेडी कितना था, 4 था, 4.7 था। ठीक है, मैं 24 की बात कर रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी 3 के आसपास था, आप समझ रहे हो। तो इतने सस्ते मिल रहे थे कि एसबीआई हो या पीएनबी हो या पंजाब में, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा रन किया पिछले 2-3 साल में। और ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, अभी ये जाके 0.9 आई है, तो भी ये सस्ती है। तो अगर आप कंपेयर करोगे कि एचडीएफसी बैंक के सामने अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक और उन सब का, देखिए ये कितना है, 2.83, आईसीआईसीआई बैंक 3.13, कोटक महिंद्रा 2.59। और यहाँ ये देखा ना, आपका सबको 1.9 के ऊपर है। अभी हम लोग अगर यहाँ देखेंगे, ओके, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू ये रहा। ठीक है। तो अगर यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, तो इन सब का कहाँ बैठा हुआ है, एसबीआई देखिए, एसबीआई अभी भी 1.55 है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 0.9, 0.94, कैनरा बैंक 1.08, इंडियन बैंक 1.44, यानी ये सब बैंक कितनी अंडर वैल्यू है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। गॉट इट, दे जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि अभी भी ये अंडर वैल्यू। तो क्या ये यहाँ से और भागेंगे, तो चांसेस है लेकिन क्या वो आउट परफॉर्म करेंगे प्राइवेट बैंक्स को, वो देखना रहेगा। देखो प्राइवेट बैंक्स क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइवेट बैंक्स इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो पहले से एनपीए मेंटेन करते आ रहे हैं, और उस तरह से वो प्रॉफिटेबिलिटी भी दे रहे हैं। ओके, यस दिनेश, वेंकट, भूमि, शीतल, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो पहले से परफॉर्म, इसलिए उसको प्रीमियम मिला है, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी वो प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, करंट सीएनपी डिवाइड बाय बुक वैल्यू, तो इसलिए उनको प्रीमियम, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म है। ये जो पीएसयू बैंक से अभी से परफॉर्म किए, लेकिन उनका भी काफी हद तक भागे, लेकिन स्टिल दे आर मच मोर अंडर वैल्यू कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। अब आगे जाके क्या भागेंगे, वो हमें देखना रहेगा कि किस तरह से वो अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो, एनपीए, उन सबको कंट्रोल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए, तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें, ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, थैंक यू। उसको कैसे चेक करना है कि यहाँ से भी अगर पीएसयू बैंक को भागना है, तो उनको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक तो मैंने एमपी आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, वो आपको चेक करनी होती है कि भाई इनके जो कासा रेशियो है, या चलो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखोगे तो किसका ज्यादा है, तो यहाँ आप देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक उन सब का सबसे ज्यादा है, अराउंड 4.3। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है, आपने समझ लो, किसी ने आपसे, यानी देखो जो बैंक होती है, बैंक को डिपॉजिट मिलती है, या तो आप जाके सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, समझ लो
2 लाख रुपए आपने रखे, उसके सामने वो 2 लाख रुपए, तो वो कॉस्ट ऑफ उनको वो फंड मिला है एट अ वेरी लो कॉस्ट। उसके सामने वो 4-1% देते हैं, और फिर वही जो फंड मिलता है वो उसमें से थोड़ा पार्ट अलग से रख के एज पर स्टैट्यूटरी कर वो आगे लोन देते हैं 10-11% पे। करेक्ट। तो वो जो डिफरेंस होता है, +10 - 4 यानी 6, प्लस माइनस एक्सपेंसेस और काटते हैं तो यानी 4 के आसपास आके खड़ा रहता है, तो उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। ओके। तो बेसिकली इफ यू सी ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखो तो सबका ज्यादा किसका है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड ऑल दैट। ओके। एंड और कम कितना कम किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। आप बोलोगे क्यों कम है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है इन कंपनियों की ज्यादा है, इन बैंक्स की ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। ओके। और जो लोन रेट जो होते हैं वो कंपेरेटिव थोड़े कम होते हैं प्राइवेट बैंक से, इसलिए इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होता है। महेंद्र देखो, आई कैन नॉट शो ईच एंड एवरी बैंक, आई हैव सिलेक्टेड फ्यू बैंक्स, बिग बिग बैंक, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं आपके फेडरल बैंक पे, यस बैंक पे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक यू द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बैंक्स को देखना चाहिए, तो वो समझो। गॉट इट, जस्ट सब जी फॉर गॉट इट। ओके। तो आप देखिए तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरह से उसका ट्रेंड है, तो देखो एक समय पे कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सबके ज्यादा है, अभी वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब उसके रीजन क्या है, क्यों ये नीचे आ रहा है? नीचे आने का रीजन वही है कि इनिशियली आपको पता है कि जैसे मार्केट बढ़ने लगा है 2020 कोविड का इसके बाद, और उसके बाद अगर आप देखो बहुत सारा पैसा एसआईपी के थ्रू या म्यूचुअल फंड थ्रू मार्केट में जा रहा है, तो लोग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कम पैसे रख रहे हैं। और जैसे ही आपको सेविंग अकाउंट सबसे सस्ता रॉ मटेरियल होता है बैंक्स का, वहां सबसे कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है। बाद में आपको बाहर से बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब जब बाहर से बोरोइंग करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर वाला तो इतना सस्ते में नहीं गया ना, वो तो 10-12%, 15% चार्ज करेगा। इसलिए ये आप देखो कि जैसे जैसे सेविंग अकाउंट में कम होता है, वैसे वैसे अगर आप देखो तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होते जा रहा है। और इसलिए कासा रेशियो इज वेरी, अब देखो कासा रेशियो जो को रिलेटेड है, देखिए कासा रेशियो क्या हो रहा है। कासा रेशियो इनिशियली देखिए सबका 60-48 एंड ऑल दैट था। अभी आप देखो वो कम होके सबका 40 के आसपास रह चुका है। क्यों? क्योंकि फंड जा रहा है स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में या कहीं भी जहां रिटर्न आता है, इसलिए कासा कम होता है। जैसे कासा कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जैसे ही कासा का कम होता है आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ती है, आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ती है तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है नीचे। क्लियर देन जस्ट सेफ सी फॉर क्लियर गाइस। देखो ये हम लोग इस सेशन की भी आपको बाद में लिंक देंगे होपफुली, लेकिन आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझने जरूरत तो आपको क्लैरिटी मिलती है। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। सुबु, द सेशन विल बी ऑन हिंदी ओनली, द रीजन इज नो मोस्ट ऑफ द members who attend are in Hindi and they understand, so mostly it will be in Hindi only. Okay। तो आप देखिए कासा रेशियो भी धीरे धीरे, यानी इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है वो थोड़ा बढ़ने लगती है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होती है, देखो ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, तो आप देखिए कि इन सब की धीरे धीरे, यहाँ देखो यहाँ कितनी कम थी पहले, अभी वो कितनी बढ़ गई है, 5 के आसपास हो गई है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि उनको फंड बाहर से लाने पड़ते हैं जब भी वो आगे जाके लोन देना चाहते हैं, और जैसे बाहर से लोन लाओगे और आपके क्लाइंट्स आपके पैसे नहीं देंगे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी, जिसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्ट, और भी हम लोग बाद में और बहुत सारी बात करने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान में रख सकते। बाय द वे ये सब चीज़ें हम लोग मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ मेरे सब वीडियोस में भी। जैसे हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो रिलीज है, जैसे आज मैंने नायका का वीडियो रिलीज किया था, फिर वारी एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक, गोकुलदास ना, और ये सब कुछ टीवी के शेड्यूल्स है जो लाइव टीवी में आता हूँ ना मैं, वो फिर सीएनबीसी हो या एनडीटीवी प्रॉफिट हो, मनी 9 एंड ऑल दैट। तो ये जैसे ये एनडीटीवी का है,
तो आप ये भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैंने काफी सारे स्टॉक के 10 मिनट का एनालिसिस करके बताया फंडामेंटल की क्या करना चाहिए। आप चाहे तो आप वो वीडियो देख के आप अपना कमेंट भी डाल सकते हो कि कौन सा आपको स्टॉक रिव्यू करना है। पर ये जरूर देखिएगा, और ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊं, मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये वीडियो में सब बताता भी हूँ। तो guys, how many of you following me in the YouTube? Then just a me in the chat box, just a me in the chat box. तो नहीं कर रहे तो जरूर कीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक मिनट हाँ। चलिए आगे बात करते हैं अपने। यस दिनेश भाई, आयुष, बजरंग, माला। अभी मैंने आपको बताया नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ फंडिंग। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है बेसिकली? ये जो मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी आपको किसी को लोन देनी है तो आपको फंडिंग तो चाहिए ना। तो फंडिंग कहाँ से मिलती है? जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कभी कभी आप बाहर से लोन लेते हो, उस तरह से। तो हर एक की इंटरेस्ट रेट चेंज होती है। जैसे ही आपके कॉस्ट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का कम होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने लगती है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आगे जाके। ओके। और तो ये एक और एक चीज थी। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है कि आपकी जो भी इनकम है उसके सामने कॉस्ट कितनी है। ओके। उसके सामने कॉस्ट कितनी है, और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि अगर इनकम कितनी भी हो लेकिन कॉस्ट बहुत बड़ा होगा तो आपका ऑलरेडी प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो देखिए ये इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, आप एक नोटिस कर रहे हो पैटर्न, पीएनबी का 55%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 48%, एसबीआई का 47, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सबके कम है। क्यों आपके पीएसयू के खर्चे ज्यादा है? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स? अंडरस्टैंड गाइस, डू रिप्लाई, बिकॉज ना तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या दिक्कत चल रही है। ओके। क्यों क्यों कॉस्ट ऑफ फंडिंग, सॉरी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो पीएसयू के ज्यादा है? यस देखिए, वन ऑफ द रीजन, यस यू आर राइट। एक तो जैसे इनके एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बड़े होते हैं। कोई बंदा एसबीआई में चला जाएगा ना, फिर वो रिटायरमेंट ही लेगा डायरेक्ट। ओके। और यस, यस मैं ओवर एम्प्लॉय, ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे, और फिर इन लोगों की ग्रेजुइटी हो या कुछ भी हो वो बढ़ती जाती है। और नॉर्मली अगर आप देखो एसबीआई में देख लो या पीएनबी, एक बार वो एम्प्लॉय आ गया ना, 20 साल, 25 साल, 10 साल मिनिमम रहता है। और उनका जो वो खर्चा होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। प्लस जो भी ये पीएसयू बैंक से उनकी जो है ना ब्रांच अवेलेबिलिटी बहुत है। यानी ब्रांचेस वो डिजिटल इतने अच्छे नहीं है। अभी जाके एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी कुछ अच्छे हुए डिजिटल, लेकिन कंपेयर टू एचडीएफसी ले लो, कोटक ले लो, आईसीआईसीआई, इनके सामने तो कहीं तोले पे नहीं आ रहे। तो क्या होता है कि जितने आपकी ऑफलाइन ब्रांचेस ज्यादा होगी उतने ऑपरेशन खर्चे भी बढ़ेंगे। करेक्ट। तो इसलिए इनके खर्चे ज्यादा होते हैं। और जैसे मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट भी एक दूसरा खर्चा है। तो ये सब चीजों की वजह से ये एक प्रॉब्लम रहेगा हमेशा पीएसयू बैंक्स को। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रेशियो जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। अब ये कौन सी बला है आप बोलेंगे? देखो क्रेडिट टू डिपॉजिट क्या है कि आपके पास समझ लो 80 रुपए है। ओके। और डिपॉजिट आपकी आई, सॉरी सॉरी, आपके पास डिपॉजिट 100 रुपीज है। ओके। और उसके सामने आपने लोन कितना दिया है? यानी अगर सपोज लो 100 है और 100 में से आपने 20, 80 का लोन दिया है तो 20 आपके, यानी एक स्पेयर में पड़े एज अ, नो, आपको बफर रखना पड़ता है। अभी आप ये देखिए कि कॉस्ट टू, सॉरी, क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी की अन बैंक की अनएबिलिटी होगी कि आगे जाके वो लोन दे पाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे एचडीएफसी बैंक का 96% है, एक्सिस का 88 है, आईसीआईसीआई का 86 है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 82, एसबीआई 78, पीएनबी 71, क्योंकि लोग लोन नहीं ले रहे या उतना फेवर नहीं कर रहे इन सब गवर्नमेंट एंटिटी का, इसलिए इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ना कम है। तो आगे जाके इनके पास होगा मौका कि वो आगे जाके
लोन दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 96 88 या ऐसे है तो आपकी अर्नेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा लोन देने की। आप बोलोगे तपन कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से अराउंड अगर 75 80 के नीचे होता है तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर दिस कंपनीज। गाइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि अनिल जी बोल रहे हैं कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। क्या आपको वॉइस क्लियर कट दिख रही आ रही है? दैट जस्ट है वाई और ब्रेक हो रही है तो बताइए मुझे। क्लियर है ना? ओके ओके। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर 100 के ऊपर जाता है, 96, तो फिर कंपनियां लोन देनी बंद करती है, तो फिर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा और उनके स्टॉक प्राइस में। इसलिए ये कम रखना जरूरी है। जैसे लास्ट टाइम भी अगर आप देखो HDFC का 100% के ऊपर चला गया था और फिर देखो कि उन्होंने लोन ग्रोथ किया ही नहीं है। सो एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि आगे जाके ये सब स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। कैपिटल टू ये फ्लैश स्लिपेजेस तो आपको पता है कि नए नए कितने बेड डेप्स आ रहे हैं। कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो ये क्या होते हैं? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो यानी कितना कैपिटल आप साइड में रख रहे हो कि अगर कोई इमरजेंसी आई और कोई किसी को आपने कहते हैं ना कि डिपॉजिट दी और आपने ब्रेक कर दी तो डिपॉजिट के पैसे तो देने पड़ेंगे। करेक्ट। तो और प्लस रिस्क एसेट रेशियो के सामने कैपिटल कितना इनफ है जिससे वो कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है तो बैंक उससे प्रॉब्लम से बाहर आएगी। तो मैंने जैसे बोला ना कि 80% है, 20% बाकी है, तो थोड़ा 5 का भी लॉस आया तो बैंक उसको कह सकती है कि हैंडल कर पाएगी। तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ये 15% के आसपास होता है, लेकिन कोई कंपनी 15% से नीचे नहीं जाती है इजीली। बहुत कम जाती है, अगर जाती है तो वापिस आती है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप देखोगे तो एक SBI है जो 15 के, लेकिन वो नीचे है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। सो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेकिन ये देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो ठीक ही होता है सबका। ओके। आपके लिए कौन सा आप बोलोगे तो पर सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो होते हैं वो है नेट NPA होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है। ओके। और अगर आप ऊपर भी जाओगे ना तो आई थिंक कासा रेशियो, हाँ कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि कितना हुआ है। दूसरा यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, हाँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के यील्ड ऑन एडवांसेस। ओके, तो ये एडवांसेस का यील्ड है कि लोन कितने में, एवरेज लोन का रेट कितना है। तो इस तरह से आपको देखना है जब भी आप एवेल्यूएट करें। ये हो गया तिजोरी फाइनेंस के जो रेशियोज जो आपको ध्यान में रखें। आई नो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा कि यार ये तपन क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें इतनी सारी चीज़ें। इसलिए हम लोग एडवाइस देते हैं, लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सब इजी नहीं है। लेकिन होप आपको वैल्यू मिल रहा है गाइस, क्या बोल रहा हूँ मैं। और थोड़े स्किनर के रेशियोज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कासा रेशियो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो ले लो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NPA, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि before investing. Okay, you are getting value or not? Then just have V for value. Just have V for value in the chat box. Okay. अगर समझ नहीं आया तो वापिस देख लेना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे स्क्रीनर के रेशियो पे। यस, यस महेंद्र, सुमी, धीरज, मिशेल, स्क्रीनर पे रेशियो पे क्या क्या चीजें ध्यान, 3 रेशियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको आई थिंक NBFC के टाइम भी बताया था कि 3 रेशियो। एक होता है आपका ROA, देन करंट CNP डिवाइड बाय बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, और तीसरा होता है ROE। ये 3 रेशियो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एनालाइज करो और कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर आप प्राइवेट बैंक का पहले ROA लेते हैं। ROA नॉर्मली क्या है? रिटर्न ऑन एसेट। अभी आप बोलोगे तो अपन क्यों ROA चेक करें, क्यों ROC नहीं करे? ROA इसलिए चेक करें कि ये लोग है ना, ये सभी बैंक्स
लैंडिंग बिजनेस में। तो लैंडिंग बिजनेस में अलग से ही देखना पड़ता है, क्योंकि आपने इतनी सारे लोन दिया। अभी मैं उस पर डिटेल में ही जाऊंगा, लेकिन आरओए इज द वन ऑफ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। और अगर आरओए 2 के ऊपर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक अभी 2 के नीचे आया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सबके रेशियोज अच्छे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स यस बैंक का सिर्फ 0.5 है, आईडीएफसी का 0.48 है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि 1 मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो ये सबसे प्राइस टू बुक वैल्यू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कौन सा बात किया था, आरओई पे ना। ओके, आरओए सॉरी। तो आरओए अगर आप देखो तो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या उन सब के कम है, तो वो 2 के आसपास जाना चाहते हैं। और पीएसयू का भी अगर आप आरओए देखोगे, 1 मिनट, ये रहा। तो आपको दिख रहा है कि नहीं कितना कम है, 1.08, 1.35, बिलो 1। ये रिटर्न यानी ये जो पीएसयू बैंक्स है वो कम कमा रही है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी टाइम गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर है। तो उसके वजह से ना रिटर्न ऑन एसेट इनके कम होते हैं। अब रही बात आरओई की। आरओई देखिए कि आरओई कंपेरेटिवली ये सब बैंक्स का 15-17 तो अच्छा है कंपेरेटिवली। ओके, जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ प्राइवेट बैंक्स की, प्राइवेट बैंक्स का भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही 14 से 15 के आसपास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आरओई आरओए देखना है। प्लस जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशन में जो सबसे बड़ा इंडेक्स होता है वो है सीएनपी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ओके, अभी यहाँ देखिए आप, इन सबके रेशियोज कितने हैं। ओके, 2, 1, 1.5 एंड ऑल दैट। ओके, यानी थोड़े ऑन द हायर साइड है। जबकि अगर आप यही चीज अगर आप पीएसयू बैंक्स में देखेंगे, ये देखिए 1.9, 0.94, 1.08, 0.95, 1.4, तो उसके काफी कम है कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। यानी ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सस्ते हैं। विथ मी गाइस, देन जस्ट हैव डब्ल्यू फॉर विथ यू इन द चैट बॉक्स गाइस। जो मैं बोल रहा हूँ होप आप समझ रहे हो। मैं मानता हूँ ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बैंक्स आर वेरी वेरी बिग ग्रोथ ड्राइवर इन द फ्यूचर। इससे बैंक्स को तो कभी इग्नोर ही नहीं करना है। ओके, यस रिधिमा, अनिल, मितेश, शौनक, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। सो आरओई, आरओए और प्राइस टू बुक वैल्यू लिखना है तो लिख लीजिए गाइस। आपको अगर लिखना है तो जरूर लिख लीजिएगा, तो क्या आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज देखे। और मैंने जैसे बोला तिजोरी फाइनेंस में भी, जैसे मैंने एक एक करके बोला है आपको, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कासा रेशियो, ठीक है, और एनपीए। ओके, ये सब कुछ रेशियो आपको थोड़े ध्यान में रखना है। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये सब रेशियो थोड़ा आप ध्यान में रखो ना, जब भी आप एनालाइज करते हो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। ये तिजोरी फाइनेंस में ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। अभी मेजर क्वेश्चन ये आता है कि तपन क्या ये सब स्टॉक्स इस लेवल पे लेने चाहिए। देखिए क्या है कि बैंकिंग का बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक पॉइंट है कि आरबीआई रेट कट करता है कि नहीं। होपफुली नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर, क्वार्टर तो नहीं बोल सकते, मंथ में, दिसंबर से पहले ही आई थिंक रेट कट आना चाहिए। रेट कट होता है ना तो बैंक्स को फायदा होता है। ओके, और वही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप देखें बैंक्स को, तो बैंक्स का मैंने जो रेशियोज बताया वो तो है ही। और आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो आगे जाके उनके गाइडेंस पे भी डिपेंड होता है कि भाई किस तरह से क्रेडिट ग्रोथ रहेगा, किस तरह से आगे वो बढ़ेंगे, क्या मैनेजमेंट बोलना चाहती है। तो वो अलग से कमेंट हुए थे, वो भी आपको ध्यान में रखें। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यू शुड नॉट इग्नोर दिस सेक्टर। ओके, क्योंकि ये सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है।
इकोनॉमी को बढ़नी है तो आपको फंड चाहिए चाहिए और चाहिए ही। उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होता है। ओके। और वही सर्कुलेशन कहते हैं ना कि बॉडी में जैसे ब्लड होता है वैसे बॉडी में बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं और बैंकिंग कंपनीज होती है जो ये मनी को फ्लो कराते रहते हैं हमेशा। ओके। तो बेसिकली बैंक्स आर गोइंग टू डू वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट न यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ओके। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिएगा गाइस। दूसरी जो बात है कि कैसे ले, एक साथ ले या धीरे धीरे ले। मेरा सजेशन इस कि एसआईपी मैनर में करो, एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निफ्टी बैंकिंग का पूरा सेक्टर ही सिर्फ लेना है तो निफ्टी 20 है, वो भी अवेलेबल है, जो ईटीएफ है, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से ओवरऑल जो पूरा बैंकिंग सेक्टर होता है ना वो किस तरह से बढ़ेगा वो पूरा बताएंगी। निफ्टी 20 डायरेक्टली कोरिलेट होता है बैंक निफ्टी से। ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और काफी सारी चीजें, खास करके क्वार्टरली रिजल्ट जब आता है तो आपको ये सब रेशियोज देखने, ये सेम रेशियोज हम लोग देखते हैं जब हम लोग नो रेकमेंड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि भाई ये बैंक लेनी है ये बैंक नहीं लेनी है। ओके। काफी सारे टीवी शोज में भी मैंने बताया कि इस तरह से करना है। दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर सेक्टर ओवर द टाइम। द ओनली थिंग इज कि आपको राइट स्टॉक सिलेक्ट करने हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। राइट स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। निफ्टी बीस एंड ऑल दैट, नो यू कैन स्टार्ट बाइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली एट एवरी डिप आप बाई कर सकते हो। ओके। सो वन थिंग यू हैव टू कीप दिस माइंड। और इसको क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आता है तो मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं वो जरूर देखेगा। ओके गाइस, होप यू रिटर्न, इफ यू रिटर्न द पॉइंट्स जस्ट सेट डब्ल्यू इनटू रिटर्न इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप डब्ल्यू फॉर रिटर्न। मैं खुद दे सकता, लेकिन मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये फिर याद आएगा अगर आप थोड़ा लिखते हो तो। ओके। जैसे मैंने बोला, यश, माला, सुमिल, दीपक, महेंद्र, बजरंग, क्या देखना है आपको? स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन में आरओई, आरओए और प्राइस टू बुक वैल्यू। तिजोरी फाइनेंस में आपको क्या देखना है? तिजोरी फाइनेंस में जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको देखना है कि भाई परसेंटेज, 1 मिनट, ये रहा। तो आपको देखना है कि भाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, कॉस्ट टू इनकम कैसा है, कासा रेशियो कैसा है। ओके। और एनपीए कितना है, किस तरह से बढ़ेगा, और ये सब आई थिंक बाकी सब ठीक है। तो ये 4-5 रेशियोज यहाँ भी आपको देखने हैं जब भी आप एनालाइज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखो उतार चढ़ाव रहेगा, और सडनली सभी ऐसा नहीं होता है कि बैंक्स डबल ट्रिपल हो जाए, टाइम लगता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली नो आपको इस सेक्टर में ग्रिप आ जाएगी। और एक बार अच्छा स्टॉक ले लिया तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देगा। देखो आपका गोल जो भी हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़, इस तरह से आप एनालाइज करके अगर इन्वेस्ट करते हो ना कि और कंटिन्यूस रिव्यू करते हो, थिंग्स विल बी मच इन बेटर शेप। अच्छा भाई, द वे आपका आपका गोल कितना है, कितने कमाने हैं यहाँ से? व्हाट इज अ गोल फॉर 10 years? 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स। 20 करोड़, ओके। चलिए 20 करोड़, देन 1 मिनट है गाइस। 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ओहो, 10 करोड़। नेक्स्ट 10-15 साल में बात बोल रहा हूँ। 50 करोड़, ओह, 55, 10, 100, देखो जो भी है आपका, ये एक कंपाउंडिंग रिटर्न देने वाला स्टॉक है। स्टॉक नहीं कह सकते पर सेक्टर है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बैंक्स को इग्नोर मत करो। बैंक्स भागती है तो एक साथ भागेगी और बहुत अच्छी भागेगी। अभी इतना भागा नहीं है, और टूरिज्म आएगा और सब कुछ सर्कुलेशन होगा और एसएमई लोन्स लेंगे एंड एवरीथिंग। आई थिंक थिंग्स विल बी इन अ मच मच बेटर शेप इन कमिंग ईयर्स। ठीक है।
और जैसे बोला कि अगर आपको समझ नहीं आया तो निप्पॉन का निफ्टी 20 होता है, वो भी आप ईटीएफ बाय कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर के लिए। कि यू नो ऐसे सब ईटीएफ क्या होता है कि वो पैरेलल रन करते हैं सेक्टर के साथ। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी बढ़ावा आता है तो वो भी बढ़ते हैं। सो दिस व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन बैंक है गाइस, तो आरबीआई पॉलिसी को चेन यानी देखना है, प्लस ट्रम्प क्या बोल रहा है, और फिर यूएस बॉन्ड यील्ड कहाँ जा रहा है। वो सब कुछ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर खुद एनालाइज करते हो ना तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी क्या होता है कि बैंक्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो एक नोशन है कि भाई छोटी बैंक्स परफॉर्म नहीं करेगी एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं। इनफ स्कोप है, सबके लिए स्कोप है कि आगे जाके बढ़ने का। द ओनली थिंग इज कि किस तरह से आप मार्केट को कैपिटलाइज करते हो और किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हो। ओके सॉरी, इन्वेस्ट यानी आपके टेक्नोलॉजी भी एंड ऑल दैट। तो यू बैंक्स काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से परफॉर्म करने की। अब आप बोलोगे तब ना आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और मई एचडीएफसी बैंक से क्यों अच्छा परफॉर्म किया है? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में पहले इश्यूज थे, और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड बेस्ट, ये कह सकते हैं ना कि मैनेज बैंक है। लेकिन जब आप बेस्ट होते हो तो प्राइस उतना बढ़ भी गया होता है, आपको वैल्यूएशन भी उतना हाई मिलता है। करेक्ट। तो वही चीज इन दोनों के साथ हुई है, और बाकी सब स्टॉक जो इतने भागे नहीं थे वो सब भागना चालू हुए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट यस, बैंक्स में आप एसआईपी मैनर में करोगे तो बेटर होगा। क्योंकि ना बैंक्स ऐसा जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो भागेंगे, लेकिन अभी हिले भी नहीं है ज्यादा। तो यू कैन कीप इन माइंड। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। चलिए, अभी और कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड हमारे रिकमेंडेशन तो आपको पता है कि हमारा जो रिकमेंडेशन सर्विस है वहाँ देते हैं। बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन? वॉज इट गुड, बैड, वर्स्ट? मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, शॉर्ट टाइम में आपको आंसर देना चाहता हूँ मीन्स। हाँ, वॉट यू लर्न टूडे, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, ओके, ब्रिलियंट, out of the world, okay, very well explained, a difficult concept understood in small period, okay, bank nifty। आयुष, बैंक निफ्टी में कितना स्कोप है? मुझे तो स्कोप लग रहा है, यहाँ से भी स्कोप लग रहा है, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पीएसयू बैंक मस्ट बाय, यस, पीएसयू बैंक आप ध्यान में रख सकते हो। इंफॉर्मेटिव, एक्सेलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, नाउ गाइस, काफ़ी हमारे पुराने मेंबर्स है और काफ़ी नए भी है तो ज्वाइन किए, सो थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग हियर, दैट नो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर सर्विस ऑल्सो, जहाँ हम लोग ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक